यस सर, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने इसके पहले तक के क्लॉज नंबर 30 तक के एक बार गो थ्रू कर लिया होगा और ये वीडियो आप तभी देख रहे होंगे जब आपने क्लॉज 30 के आगे पढ़ना है। यस, सीरीज को हम लोग कंटिन्यूसली चालू रख रहे हैं पूरे सी एम एस सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 30A, क्लॉज नंबर 30B, क्लॉज नंबर 30C। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा ये किस रेस्पेक्ट से रिलेटेड है। क्लॉज नंबर 38 ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर से रिलेटेड है। क्लॉज नंबर 30B एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड है। एंड क्लॉज नंबर 30C आपके गार प्रोविजन से रिलेटेड है। किस प्रोविजन से रिलेटेड है? गार के प्रोविजन से रिलेटेड है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में जो भी एडजस्टमेंट्स हुई है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, इसका मेंशन किया जाता है 30A के अंदर में। तो मान लीजिए अगर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स है, 30A के अंदर में कवर होगा। यस, अच्छा जी। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर एनआर को किसी भी तरीके के एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और अदर, ये 30B के अंदर में एक्सपेंडिचर होगा। और मान लीजिए अगर कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर में कवरेज हो रहा है, तो वो 30C के अंदर में क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पे आप लोग टैक्स ऑडिट साइन करते हैं, इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ, ये होता ही नहीं, इसी के लिए ये नॉट एप्लीकेबल में आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो mention the details of primary adjustment to transfer price, details of the expenditure incurred during the previous year by way of interest in respect of debt issued by non-resident associated enterprises, the details of impermissible avoidance agreements. Yes. फिर आता है क्लॉज नंबर 31। क्लॉज नंबर 31 के अंदर में क्या कवर होता है सर? सर क्लॉज नंबर 31 के अंदर में कवर होता है सेक्शन 269 एसएस वाला पॉइंट। तो 269 एसएस अगर आप क्या करते हैं, उनकी लिमिट्स को फॉलो नहीं करते, 269 एसएस की क्या नहीं करते? लिमिट्स को फॉलो नहीं करते, राइट? तो ऐसे केसेस के अंदर में इसकी रिपोर्टिंग होती है आपकी क्लॉज नंबर 31A एंड क्लॉज नंबर 31B। तो 269 एसएस एंड 269 एसटी की जो रिपोर्टिंग होती है वो यहां होती है। चेक करो, डन है। तो अब 269 एसएस की लिमिट क्या है? लोन या डिपॉजिट 20,000 के ऊपर जो होना चाहिए, ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस से होना चाहिए। और 269 एसटी क्या है? कोई भी अमाउंट एक दिन में 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस। तो मान लीजिए आपने ऐसा कोई लोन लिया है जो 20,000 रुपीज के ऊपर है, राइट? तो ईच सच लोन का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। 269 एसटी में आपने जिन लोगों से भी 2 लाख रुपीस के ऊपर का पेमेंट लिया था, इनका भी डिटेल्स आपको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। तो आइए, ये पॉइंट हमने लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ये पॉइंट हमने लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। आते हैं क्लॉज नंबर 31 पे। डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू 269 एसएस, 269 एसटी। disclosure with respect to 269 SS and 269 ST. Point number 1, particulars of all loans and deposit. All loans and deposit of an amount exceeding the limit under section 269 SS must be shown along with name and address of person being lender, PAN/Aadhaar of lender must be provided. Loan accepted or repayment details must be provided.
provide details of all loan oblique deposits particulars of all payment check number or details must be verified or note must provide whether AO has failed oblique verified the details. Then done है बेटा. So that was clause 31 for you. फिर आता है क्लॉज 32 के ऊपर. यहां हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जो होगा, राइट, वहां की डिटेल्स डालते हैं कि कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जो है ये मेंशन्ड है. तो क्लॉज 32A ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन के बारे में क्या करता है, बात करता है. फिर इसी का एक और क्लॉज है क्लॉज 32B जो सेक्शन 79 से कोरिलेट करता है. यस, सेक्शन 79 के केस में मान लीजिए क्या होता है, प्राइवेट कंपनी को अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उनके जो शेयर होल्डर थे, राइट, 51% जो शेयर होल्डर थे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो क्या शेयर होल्डर में अगर कोई चेंज आया है, शेयर होल्डर में अगर कोई चेंज आया है तो उसका मेंशनिंग फिर क्लॉज 32B के अंदर में होता है. Furnish the details of change in shareholding of company taken place during the previous year due to which the loss incurred prior to the previous year cannot be allowed to be carried forward in terms of section 79. तो सेक्शन 79 बोलता है कि भैया अगर लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डर शुड ऑल्सो रिमेन सेम एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो अगर शेयर होल्डिंग में कोई चेंज आया है तो उसका मेंशनिंग फिर 32B के अंदर में करना पड़ता है, राइट. फिर आते हैं क्लॉज 32C और D. अगेन यहां पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस के डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. तो स्पेक्युलेटिव लॉस या स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस जो है इसके डिटेल्स आप क्लॉज नंबर 32C एंड 32D के अंदर में क्या करते हो, प्रोवाइड करते हो. यस. 32E, whether the company is deemed to be carrying on a speculative business, तो इसका आपको क्या करना पड़ता है, मेंशनिंग करना पड़ता है, राइट. फिर आता है क्लॉज नंबर 33. ना ये जो क्लॉज नंबर 33 है ना, ये जबरदस्त है. हम जितने भी डिडक्शन क्लेम करते हैं ना, हम जितने भी डिडक्शन क्लेम करते हैं चैप्टर 6A और 10AA के अंदर में, वो सारे सेक्शन वाइज आपको मेंशन करने पड़ते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल थे और हर सेक्शन के अंदर में आपने कितना डिडक्शन क्लेम किया है. यस. So provide a section wise detail of the deduction if any admissible under chapter 6A और chapter 3. तो इसका आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, राइट. फिर आता है क्लॉज नंबर 34A एंड 34B. ये प्रोविजन TDS TCS से रिलेटेड है. ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, TDS TCS से रिलेटेड है. ये प्रोविजन बताती है कि असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट TDS TCS और नॉट. तो ये पर्टिकुलर क्लॉज क्या होता है, आपको पूरा TDS TCS का डिटेल लेने पड़ेगा. आइए इसके बारे में लिखते हैं. क्लॉज 34 TDS TCS. सबसे पहले
ऑडिटर शैल चेक 10 नंबर, सेक्शन नंबर, नेचर ऑफ पेमेंट, TDS oblique TCS required to be made, TDS payment dates, TDS collected at less than specified rates. ये भी मेंशन करना पड़ता है कौन कौन से ऐसे थे कि आपको TDS जो आपने कम कलेक्ट किया. ऑल्सो वेरीफाई TDS oblique TCS रिटर्न्स. ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज एक ही बार में वेरीफाई हो जाएगी. TDS TCS रिटर्न ले लो. डन है. Then 34C talks about any interest which is covered under 201. 201 के अंदर में अगर असेसी इन डिफॉल्ट बोल करके इंटरेस्ट लगाया है तो वो क्लॉज सी के अंदर में मेंशन्ड होता है, राइट. फिर प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. आप कौन कौन से प्रिंसिपल गुड्स के साथ डील करते हैं उसका मेंशनिंग करिए. देन क्लॉज 36A, क्लॉज 36A मेंशन करता है डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E. मैं आपको याद दिला दूं 222E के अंदर में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर में किसी भी व्यक्ति का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, राइट, टू सच कंसर्न और एनी अदर कंसर्न इन विच सच पर्सन हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो क्या किया जाता है, लोन या एडवांस टू सच पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड. तो उस डीम डिविडेंड का पूरा मेंशनिंग इफ एनी 36A के अंदर में क्या है किया जाता है. यस. फिर आता है आपका नेक्स्ट 36A. आओ 36A भी हमें लिखना होगा. क्लॉज 36A डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E. ऑडिटर शैल check the amount received, check the date of receipt, check the substantial interest, check the substantial interest, verify 26AS to know closely held company. डन. ऑलमोस्ट हम खत्म करने में आ गए हैं.
फिर आता है क्लॉज 37, डिसक्वालिफिकेशन और डिसएग्रीमेंट ऑन एनी मैटर आइटम वैल्यू क्वांटिटी एज मे बी आइडेंटिफाइड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट को देखते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कोई आइटम, कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटीज को क्वालिफाई किया है या डिसक्वालिफाई किया है, तो वो आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। At the same time, the matter item quantity reported identified under the audit conducted under Central Excise Act. क्लॉज 38 के अंदर में सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर में भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी यहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। देन आता है क्लॉज नंबर 40, डिटेल्स रिगार्डिंग द टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब यहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये आपके काम की चीज है, यहां हम लोग को लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिटेल्स। क्लॉज 40, प्रॉफिट डिटेल्स। ऑडिटर शेल determine total income, determine total turnover, determine gross total income, determine stock in trade, determine material consumed। डन। 41 आपको रिफंड की बात करता है। वट एवर इज द रिफंड इशूड टू यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स लॉ। तो जीएसटी के अंदर में मान लीजिए या किसी भी और टैक्स लॉस के अंदर में आपको कोई रिफंड आया होगा, तो वो रिफंड के डिटेल्स आपको क्लॉज 41 के अंदर में देने होते हैं, मेंशन करने होते हैं, राइट। फिर आता है क्लॉज 42, द वेदर द असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट इन फॉर्म 61, 61A, 61B। तो अगर आपने पैन के कंप्लायंसेस नहीं करे हुए हैं तो आपके फॉर्म 61, 61A के रिक्वायरमेंट आते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। तो ये पैन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस क्लॉज के अंदर में फंसते हैं तो, पर मोस्टली आजकल के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज पैन, तो ये क्लॉज में जनरली हम ऑफिस में ऐसा करते हैं कि नील लिखते हैं। Yes. Mention whether the assessee or its parent entity's alternate reporting entity is liable to furnish the report under 286। अब ये 286 क्या है, इसको कहा जाता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। इसको क्या कहा जाता है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो अगर आप कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग लाइबल है तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के पूरे जितने भी प्रोविजन है वो यहाँ पे आपके ऊपर क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। एंड देन we are coming to the last clause था, break up the total expenditure of entity registered और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो आपको क्या करना पड़ता है, वो जीएसटी से रिलेटेड आपके जितने भी एक्सपेंडिचर है, आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ रहे, आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, वो सारे मेंशंस आपको क्लॉज 44 के अंदर में देने पड़ते हैं। यस और नो, राइट। तो ये थे आपके सारे के सारे क्लॉज, ये थे आपके सारे के सारे क्लॉज। एंड इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये भी क्या होता है, ओवर। तो ये था आपका टैक्स ऑडिट की क्लॉज। अब मैं आपको बता दूं ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊं, हार्डली हो गया तो 4 से 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। मतलब आपका सिलेबस जो है ये छोटा नहीं है, तो 4 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इससे ऊपर ये बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता। तो इससे ऊपर की बिल्कुल आपने इस चैप्टर में मेहनत नहीं करने की। तो जितने क्लॉज अपन ने लिखा के दे दिए उतने क्लॉज आपने एक बार पढ़ लेने के, राइट। आ गया तो इसमें से आ जाएगा, नहीं तो हरी भरोसे काम कर लेना। गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए, डन है सर। तो अगर आप देखेंगे
कि हमारा टैक्स ऑडिट चैप्टर ओवर हो चुका है। यस, अब हमें क्या करना है, परंपरा के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से हमें अदर चीजें भी पढ़नी है, जिसके अंदर में अब हमारे पास सीरीज ऑफ वेरियस टॉपिक आता है। सबसे पहले आएगा बेटा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, बराबर है। अब असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज वाले छोटे छोटे टॉपिक हम लोग को उठाने हैं और हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक आता है टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। नाउ अंडरस्टैंड, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई एक वो टॉपिक है जिसके अंदर में बिल्कुल भी अमेंडमेंट नहीं आया है। तो ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी अपने पास रिकॉर्डेड है, ये मैं इसके आगे आपको क्या कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, जिसको बहुत डिटेल के अंदर में समझाया गया है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम एंड आंसर सॉल्व करेंगे, वो हम लोग अलग से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे इस पूरी सीरीज के, दैट इज चैप्टर नंबर 16, आपका टैक्सेशन ऑफ एओपी एंड बीओआई। बीओआई, सो लेट अस कंप्लीट। आज शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई बहुत छोटा सा टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों को अब भी शक है कि क्या ये सच में अभी भी खत्म हो सकता है एक दिन में। बड़े आराम से ध्यान से सुनिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट ओनली। एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट। एक बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा, राइट? कई बार हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है अपने आप को ही किसी और से कंपेयर करने की। अगर तुम किसी के जैसे होते तो भगवान तुम्हें ऑलरेडी वैसा बना के भेजता। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ इवन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आप बिल्कुल किसी से कंपैरिजन के इसमें नहीं है। अब जैसे एक बात समझिए, हमारे साथ भी कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है हमारे साथ जितने लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे, डीटी के अंदर में जितने सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, देयर आर न्यूमरस कंपटीशन। किसको देखते बैठोगे? कईयों के नाम रिकॉग्नाइज्ड है, कईयों के तो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे नीचे, कोई हमारे साथ है। कितनों का दिमाग लगाते बैठेंगे यार। आप कभी किसी का हो सकता है आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजरे हो, शायद कोई दूसरा उस सिचुएशन में कभी आया ही ना हो। समझ आ रही है बात? तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स? यस, हो सकता है आप बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत करके, न जाने आपने क्या क्या चीज खोई। आपने प्यार खोया होगा, आपने अपने परिवार का कोई खास व्यक्ति खोया होगा, हो सकता है आपने अपना धैर्य 10 बार खोया होगा। आर्टिकलशिप में उतनी तकलीफ आप लोग को आई होगी जितनी शायद कभी किसी को आई ही ना हो, और ऐसी अनगिनत चीजें जो आपके साथ आई हो। आप अपनी जर्नी किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। किलोमीटर भले ही एक सिटी का दूसरे सिटी से सेम होगा, डेस्टिनेशन हर एक की अलग ही होती है। बहुत डीप बात थी, जरा समझिएगा। हो सकता है यहां से नागपुर का किलोमीटर 520 किलोमीटर होगा सपोज, लेकिन हर एक की डेस्टिनेशन जो होती है ना दोस्त, वो बिल्कुल अलग होती है। फाइनल लेवल में जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया ना कि तुमको किसी से कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है तुमको 1 अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट लगे, 10 अटेम्प्ट लगे, 12 अटेम्प्ट लगे, इररिलेवेंट। मेरी बात समझ, तेरा जर्नी फाइनल का और किसी और का जर्नी फाइनल तक का 100% अलग रहेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। You are made for something different. You are not made for the same thing with a different person. समझ में आई बात? So let us start with taxation of AOP BOI. एक बहुत सिंपल सा गेम बताऊं तुमको। जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, टैक्सेशन ऑफ दिस, इस चैप्टर को आसान बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। इस चैप्टर्स को आसान बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। AOP BOI और इसके मेंबर, बराबर है, ऐसे 2 ही पार्ट हो सकते हैं। जब हम ये बोलते हैं ना टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, हमें इससे रिलेटेड प्रोविजन और इससे रिलेटेड प्रोविजन दोनों को एक चैप्टर में लाके पढ़ लेना। दिस इज कॉल्ड एज टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। तो हम यहां पे एओपी बीओआई का टैक्सेशन भी पढ़ेंगे, हम यहां पे मेंबर के साथ क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। जब दोनों हम एक ही चैप्टर में पढ़ ले, हम इसे कहते हैं टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। ये बात क्लियर लगते ना? तो अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं टैक्सेशन ऑफ फर्म है, तो एग्जैक्टली हम क्या पढ़ेंगे? फर्म का टैक्सेबिलिटी प्लस उसके पार्टनर का टैक्सेबिलिटी। समझ में आ रही बात? ये दोनों चीजें जब एक ही चैप्टर में पढ़ लो तो आप इसे कहोगे टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। मॉड्यूल में कहां मिलेगा? मॉड्यूल में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी नाम के टॉपिक में मिलेगा। हम पीजीबीपी के साथ क्यों पढ़ रहे? बिकॉज ऑफ सेक्शन 40BA। बिकॉज ऑफ सेक्शन 40BA। 40BA क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस सेक्शन को। अच्छा, क्या टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं? बहुत रेयरली। अब तक पूरे हिस्ट्री में सिर्फ इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए, पर टॉपिक तो आपको दिया है।
टॉपिक को आपको दिया है तो दिया है तो जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ एओपी बीओआई। एओपी बीओआई का इनकम बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट किया जाता है जैसे नॉर्मल हेड्स में कंप्यूट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के लिए, मतलब कंप्यूटेशन वाले पार्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। यस, कंप्यूटेशन वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, विल बी डन इन द सेम मैनर एज पर दी अदर एसएससी। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो सेक्शन 40 बीए देता है। सेक्शन 40 बीए क्या बोलता है जरा समझिए। एओपी बीओआई सेक्शन 40 बीए कहता है एओपी बीओआई जब किसी भी मेंबर को रेम्युनरेशन देगा या कमीशन देगा या इंटरेस्ट देगा, यस, इसके लिए तो ये एक्सपेंसेस है और ये एक्सपेंसेस क्या है बेटा, डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी एज पर सेक्शन 40 बीए। तो सेक्शन 40 बीए कहता है एओपी बीओआई जब भी अपने मेंबर्स को किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन कमीशन या इंटरेस्ट दे रहा है, ये रेम्युनरेशन कमीशन या इंटरेस्ट एओपी बीओआई के लिए एक्सपेंसेस है, बट दिस एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, वो समझिए। एओपी बीओआई टेक्निकली एक स्टेटस है जो एओ देता है, खुद होके पर्सन कभी एओपी बीओआई में रजिस्टर कराता ही नहीं। A person never register himself as AOP BOI, never, because of the tax rates. इसके टैक्स रेट्स बहुत यूज है। आप ये समझिए कि AOP BOI आपको क्लासिफिकेशन मिलता है AO की तरफ से। यस, तो AOP BOI कभी भी अगर रेम्युनरेशन कमीशन या इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, दिस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। So in computing the total income, salary, bonus, commission, remuneration will not, ये not बड़ा hot है, इसे अंडरलाइन करो, not be allowed as deduction। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इधर देखो, एओपी ने सपोज अपने किसी मेंबर को इंटरेस्ट पे किया, एट द सेम टाइम मेंबर ने भी एओपी को इंटरेस्ट पे किया, ओनली नेट अमाउंट इज डिसअलाउड, ओनली नेट अमाउंट इज डिसअलाउड। If AOP BOI pays interest or receive interest from member, only net interest shall be disallowed. Yes or no? अच्छा जी, मान लीजिए AOP BOI क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। कैसे पे कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। यस, द इंटरेस्ट पेड बाय सच AOP BOI, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 प्लीज ध्यान से सुनना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है, सपोज एओपी बीओआई में एक मेंबर है और ये मेंबर है लेट्स से एचयूएफ। ये मेंबर कौन है बेटा, एचयूएफ। क्या एओपी बीओआई में एचयूएफ मेंबर रह सकता है? यस, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इंक्लूड पर्सन और पर्संस, बराबर है। ये एचयूएफ का एक मेंबर है मिस्टर वी। मिस्टर वी इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। अब एओपी बीओआई इनको जितना इंटरेस्ट पे कर रही है, ये 40 बीए में डिसअलाउ हो जाएगा एवरीबॉडी, लेकिन इन पर्सनल कैपेसिटी जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, क्या ये डिसअलाउ होगा? नहीं। सो जो पर्सनल कैपेसिटी में इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दिस इज नॉट डिसअलाउड। आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो मेंबर को दे रहे हो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। इन शॉर्ट, मेंबर को दे रहे हो डिसअलाउ, अदर देन मेंबर दे रहे हो अलाउ। सो इफ इंडिविजुअल इज अ मेंबर इन एओपी बीओआई, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर वी, इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब वी इज रिप्रेजेंटिंग हुम, एचयूएफ, देन इंटरेस्ट पेड बाय एओपी बीओआई टू सच इंडिविजुअल वी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, वी के अकाउंट से पैसा गया था, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, दिस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसअलाउंस। समझ में आ रही बात? सेक्शन 40 बीए ओवर। सो टेक्निकली व्हाट वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 40 बीए। 3 पॉइंट है 40 बीए के, चलो फटाफट बताओ। 40 बीए का पहला पॉइंट बोलता है सैलरी कमीशन इंटरेस्ट जो दे रहा है ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है आपने इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट रिसीव भी किया, ओनली नेट डिसअलाउ। तीसरा एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि भैया अगर पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो एंड मेंबर इज इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो जो पर्सनल कैपेसिटी में दिया जा रहा है वो डिसअलाउ होने वाला नहीं है। क्लियर है बात? आइए, टैक्सेशन रेट क्या होगा एओपी बीओआई का, ये सेक्शन 167 बी में लिखा है कि भैया एओपी का जो टैक्सेशन रेट होगा ये क्या होगा, एओपी का जो टैक्सेशन रेट होगा वो क्या होगा। क्योंकि देखिए एओपी एक स्टेटस है, एओपी टेक्निकली आपने अपने ऑफिस में एक भी क्लाइंट देखा है क्या एओपी बीओआई का? नहीं, बिकॉज ये एक स्टेटस है जो
एओ प्रोवाइड करता है। तो अब इनका टैक्स रेट क्या लगाया जाएगा, डिपेंड करता है शेयर नोन है या शेयर अननोन है। डिपेंड करता है किस पे बेटा, शेयर नोन है, शेयर अननोन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर शेयर निकल सकता है एंड नोन है, अगर शेयर निकल सकता है एंड नोन है, इफ एनी मेंबर इज अ कंपनी, इफ एनी मेंबर इज अ कंपनी, एक भी मेंबर अगर कंपनी है तो कंपनी शेयर वाले पे कंपनी रेट, अदर के केस में एमएमआर, अदर के केस में एमएमआर। सर व्हाट इज एमएमआर? एमएमआर इज 42.744%, दैट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस 4% सेस। सो अगर कोई भी मेंबर कंपनी है, कंपनी के शेयर पे कंपनी का रेट, अदर्स के केस में एमएमआर। अब आप सोच के देखिए, खुद होकर के कोई भी एसएससी एमएमआर अप्लाई करना पाएगा? दैट्स व्हाई आई सेड एओपी इज अ स्टेटस विच इज गिवन बाय एओ, जब ये क्लैरिटी ना हो कि दोनों का स्टेटस क्या है। यस, इफ नो मेंबर इज कंपनी, एक भी मेंबर उस एओपी की कंपनी नहीं है, यस, इनकम ऑफ एनी मेंबर, एक भी मेंबर का इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया, एओपी हैज टू पे द टैक्स एट एमएमआर, एओपी हैज टू पे द टैक्स एट एमएमआर। अगर एक भी मेंबर का इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है, देन नॉर्मल रेट विच आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, दैट इज बेसिक स्लैब रेट, नॉर्मल रेट विच आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो कम ऑन, एओपी बीओआई का टैक्स रेट क्या रहेगा? एओपी बीओआई का टैक्स रेट, अगर शेयर नोन है, नो मेंबर कंपनी, अ मेंबर इज कंपनी, एक भी मेंबर कंपनी है, कंपनी के शेयर पे कंपनी का रेट, अदर के केस में एमएमआर। अगर कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है तो ऐसे केसेस में ये देखेंगे कि मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है या नहीं है। एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, एमएमआर, अदरवाइज एप्लीकेबल रेट टू इंडिविजुअल। यस और नो? अगर आपको शेयर पता ही नहीं है, शेयर आर इनडिटर्मिनेट्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है दो लोगों ने मिल करके कोई जेवी किया हो। एओपी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जेवी ही बनता है दोस्त, राइट? अगर एओपी ने क्या किया, कोई जेवी किया हो, राइट, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू काम कर रहे हैं आप, ऐसे केसेस में एनी मेंबर इज कंपनी, एक भी मेंबर अगर कंपनी है तो कंपनी के ऊपर क्या रेट लगेगा बेटा? कंपनी रेट। यही अगर फॉरेन कंपनी हुई तो 40% इज द कंपनी रेट प्लस एप्लीकेबल सेस। यस और नो? वेयर नो मेंबर इज कंपनी, एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो एमएमआर। सीधे शब्दों में अगर पूरा सम कर दूं, अगर एक भी पर्सन कंपनी है तो कंपनी रेट, अदरवाइज एमएमआर। अदर केस में, शेयर के केस में, अदर केस में एक भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो एमएमआर, एल्स एप्लीकेबल रेट टू इंडिविजुअल। एओपी बीओआई का जो लॉस है, ये एओपी बीओआई ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, ये मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। तो लॉस shall not be allocated to members, loss shall not be allocated to members. Yes or no? अच्छा जी, स्पेशल इनकम ऑफ एओपी बीओआई, स्पेशल इनकम आर चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 20% या 10% बियॉन्ड ₹1,00,000 एज द केस में भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट 15%, तो स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट। चलो आओ रजिस्टर में जाओ, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, दो पार्ट बनाओ। एओपी बीओआई, सबसे पहले सेक्शन 40 BA, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन पेड टू मेंबर is disallowed. But if paid in personal capacity, where member is in representative capacity, then allowed. दूसरी बात, सेक्शन 167B, इस पे टैक्स रेट, शेयर नोन, अननोन,
अननोन में कंपनी इज मेंबर, कंपनीज रेट, नो मेंबर इज कंपनी, एमएमआर। एमएमआर बोले तो 42.744%। शेयर नोन है, कंपनी इज मेंबर, कंपनी शेयर, कंपनीज रेट, अदर्स एमएमआर, नो मेंबर इज कंपनी, if income of any member exceed basic exemption limit, MMR, else individual's rate। Is this done? Say yes or no. चलिए आइए सेक्शन। अब यहां से हम टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स में घुस गए। टैक्सेशन ऑफ एओपी पार्ट खत्म। यस, अब हम टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स में घुस गए। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मेंबर्स शेयर। मेंबर का शेयर किस निकाला जाएगा? देखिए, मेंबर्स की इनकम डिपेंड करती है एओपी का टैक्स रेट क्या है इसके ऊपर। मेंबर्स की इनकम डिपेंड करती है एओपी का टैक्स रेट क्या है इसके ऊपर। मेंबर्स की इनकम डिपेंड करती है एओपी का टैक्स रेट क्या है इसके ऊपर। अगर एओपी ने एमएमआर या हायर रेट पे किया, मतलब लॉजिकली मेंबर को तो देना ही नहीं चाहिए। अरे एवरीबॉडी, सो मेंबर का शेयर क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट, क्योंकि ऑलरेडी हायर रेट पे एओपी बीओआई ने दे दिया। अगर एओपी बीओआई आर टैक्स एट नॉर्मल रेट विच इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, ये तो तभी हो सकता है व्हेन शेयर इज नोन एंड नो मेंबर इज इनकम इज एक्सीडिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर वो टैक्स रेट हुआ इंडिविजुअल पे, शेयर इनकम जो भी रहेगी वो इंक्लूड होगी टोटल इनकम ऑफ द मेंबर में, बट आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 86। तो आपकी इनकम इंक्लूड की जाएगी, प्लस इसमें से आपको क्या मिल जाएगा? रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे अब देखेंगे। दिस रिबेट इज कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 86, रीड विथ सेक्शन 110। इफ एओपी बीओआई नॉट टैक्स्ड एट ऑल, तो ये शेयर इनकम में तो इंक्लूड होगा पर रिबेट नहीं मिलेगा। शेयर इनकम में तो इंक्लूड होगा पर क्या नहीं मिलेगा? रिबेट नहीं मिलेगा। सो टैक्सेशन ऑफ मेंबर, सेक्शन 67A। सेक्शन 67A, AOP taxed at MMR for member exempt। 99% आपका केस यही बनेगा, बिकॉज मैक्सिमम एओपीज आर टैक्स्ड एट एमएमआर। मालिक, मैक्सिमम जितने भी एओपी होते हैं ये एमएमआर पे ही टैक्स्ड होते हैं। दूसरा, एओपी टैक्स्ड एट द रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल।
share of AOP is considered as income and rebate under section 87A क्या किया जाएगा, allowed. AOP not taxed, share of AOP is considered as income. Is this done? Check. यानी एओपी बीवाई से रिलेटेड जब भी प्रोविजंस पढ़ेंगे, 3 सेक्शन मेन है. 40B पढ़ना है, यानी अगर इस चैप्टर को शॉर्टकट और बनाना है, मतलब आपको कुल मिला के 40BA पढ़ना है, प्लस 167A पढ़ना है, प्लस 67A पढ़ना है, प्लस 86 पढ़ना है. लॉजिकली अगर इस पूरे चैप्टर को समअप करोगे तो ये 4 सेक्शन का गेम है. पहले 2 एओपी के लिए पढ़ने, बचे हुए 2 मेंबर्स के लिए पढ़ने, खत्म हो गए काम. समझ आ रहा है बात? सो इनकम नॉर्मल तरीके से कंप्यूट होगा एओपी बीओआई का. टैक्स रेट डिपेंड करता है कि उसके अंदर में कौन है, और ये लगाएगा कौन, एओ. मेंबर्स का क्या होगा, एओपी पे डिपेंड करता है. एओपी क्या पे करेगा, उसके बेसिस पे इनको बेनिफिट मिलेगा. अच्छा जी सर रिबेट कैसे निकलता है? रिबेट अंडर सेक्शन 86 रीड विद सेक्शन 110. proportionate share of income of AOP BOI into tax liability dependent upon total income. Rebate is not available if tax payable by AOP BOI is nil. Rebate shall be reduced after adding surcharge and cess. सर व्हाट अबाउट टैक्स लाइबिलिटी? किसकी टैक्स लाइबिलिटी की हम बात कर रहे हैं? मेंबर्स. सर कौन से टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं? मेंबर्स टोटल इनकम की. यहां पे आइए, सेक्शन 86 रिबेट, शेयर ऑफ एओपी इनटू टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मेंबर divided by total income of member. Rebate is equal to जितना शेयर एओपी से मिला उतना इनटू टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ मेंबर. इज दिस डन? चेक. ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मेंबर्स की अदर इनकम जितनी भी है, जितने भी हेड से है वो निकाल लो. इसमें ऐड कर दो जितना शेयर उसका आया होगा एओपी में. इसमें इंटरेस्ट और कमीशन कुछ और मिला होगा एओपी से, वो भी ऐड कर दो. शेयर, इंटरेस्ट एंड कमीशन, ये 3 इनकम एओपी से आती, तीनों ऐड कर दो. इन शॉर्ट अदर इनकम प्लस इनकम ऑफ एओपी ऐड कर दो. ये बन गई आपकी टोटल इनकम. इसमें से आपने अगर कोई इंटरेस्ट पे किया होगा फॉर लोन टेकन टू इन्वेस्ट इन एओपी, वो माइनस कर दो क्योंकि आपके लिए ये बोरोइंग कॉस्ट बन जाएगी. एनी अदर एलिजिबल डिडक्शन चैप्टर 6A के वो भी माइनस कर दो. तब कहां पहुंच जाओगे बेटा आप? टोटल इनकम. टोटल इनकम में से टैक्स लाइबिलिटी निकालो, टैक्स लाइबिलिटी में से रिबेट अंडर सेक्शन 86 माइनस करो, तो आपकी क्या निकलेगी? फाइनल टैक्स लाइबिलिटी. सो वट एवर इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन टोटल इनकम इनटू शेयर इनकम ऑफ एओपी बीओआई. क्लियर है? इतना अमाउंट आपको रिबेट मिल जाएगा फ्रॉम द टैक्स पेबल ऑफ मेंबर. अच्छा जी, कुछ स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के. पहला,
कैलकुलेट कीजिए टोटल इनकम एओपी बीओआई का। जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले एओपी बीओआई का टोटल इनकम निकालिए। इसमें से डिडक्ट करना है रेम्यूनरेशन पेएबल टू मेंबर, क्योंकि ये क्या होगा डिसअलाउ, तो ये क्या कर देना है आपको डिसअलाउ कर देना है। जो भी बैलेंस बचा इसको अपोर्शन करना पड़ेगा मेंबर को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होने के बाद अपोर्शन कर दीजिए, एड लेस एडजस्टमेंट्स फॉर रेम्यूनरेशन, फाइनल रिजल्टिंग फिगर आपका शेयर बन जाएगा टोटल इनकम में। यस और नो? अच्छा जी सर, दो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये दो ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आज तक के इस पूरे चैप्टर में मिलते आए हैं, पढ़ते आए हैं और इस पे केस बनते हैं। दोनों केस लॉ मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला केस है सुधीर नागपाल का। पहला केस किसका है बेटा? सुधीर नागपाल का, जिसमें दो इश्यूज थे। पहला, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली, बात समझना, तीन भाई थे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली। इसमें से तीन भाई में से एक भाई ने उसके ऊपर घर बनाया और वो घर किराए से दिया, बात समझना, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे मिली? भाई कितने थे? तीन भाई थे, प्रॉपर्टी मिली इनहेरिटेंस में। जैसी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर मिली, एक भाई ने खर्चा करके बिल्डिंग बनाई और उस एक भाई ने ही रेंट पे दे दी, रेंट रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया बोलो? रेंट रिसीव कर लिया। नाउ पहला सवाल, इज रेंटल इनकम टैक्सेबल इन एचपी? यस, बिकॉज देयर इज रेंट एंड बिल्डिंग अपॉर्टुनेंट देयर टू। तो पहला इशू खत्म। दूसरा, एओपी बोल करके क्या एओ टैक्स करता है? क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में तीन भाइयों को मिली थी, लेकिन टैक्स किसके हाथ में हो रहा था? एक। तो क्या एओ एओपी का कंसेप्ट लगा सकता है तीनों भाइयों को कंसिडर करते हुए, कंसीडरिंग दिस एज मेंबर ऑफ एओपी? वेल द आंसर इज नो। रीजन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टैक्सेशन ऑफ एओपी इज कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई भी व्यक्ति को एओपी में तभी इंक्लूड कर सकते हो जब उसका इंटरेस्ट और दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट कॉमन था। इफ देयर इज नो कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट देन आप उसको एओपी बोल के टैक्स कर ही नहीं सकते। भले ही इनहेरिटेंस में तीनों को प्रॉपर्टी मिली होगी, लेकिन उस पर घर बनाया, खर्चा किया किसने? एक भाई ने। सो वाज देयर कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एओपी इन्वॉल्व। सो since there is no community of interest as no business is carried out, hence it is a case of co-ownership and not AOP. इसे co-ownership बोल के टैक्स करना चाहिए। इसे कैसे टैक्स करना चाहिए बेटा? co-ownership बोल करके टैक्स करना चाहिए। दूसरा केस ध्यान से सुनिएगा। दूसरा केस गोविंद माम्या केस। कौन सा केस बेटा? गोविंद माम्या केस। हुआ क्या जरा समझिएगा। लैंड थी, इनहेरिटेंस में मिली, ये लैंड कंपल्सरीली एक्वायर हो गई। ये लैंड क्या हो गई? कंपल्सरीली एक्वायर हो गई। ऐसे केस में ये अगेन इनहेरिटेंस में दो भाइयों को मिली थी। क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया क्या ये एओपी बोल करके टैक्स की जा सकती है? अगेन एक पॉइंट समझिए, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है दोनों भाई का, वॉज देयर एनी कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट? ऑब्वियसली नो। उनकी मर्जी के बगैर अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट? सो इनहेरिटेड लैंड इज गिवन अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन शैल बी टैक्सेबल एज एओपी और को ओनरशिप। सिंस देयर इज नो कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट, नो बिजनेस इज कैरिड आउट, सो इट शैल बी को ओनरशिप एंड नॉट एओपी बीओआई। गेम खत्म। एंड चैप्टर ऑल्सो। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, एक बार ये प्रोविजन रिकॉल कर दो, मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व कराना है आपको। रीड द प्रोविजन अगेन। हम इसके ऊपर अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।